सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। सर मैग्नीफिकेशन तो कल भी बता दिए थे यार। तो मैग्नीफिकेशन कल मैंने बताया था वो था लेटरल मैग्नीफिकेशन। और भी तरह के मैग्नीफिकेशन होते हैं बच्चों। वो तो लेटरल हम नॉर्मली बोर्ड्स में देखते हैं, तो बोर्ड्स में उसी से आता है, सवाल वाल भी आएगा तो उधर से ही आ जाएगा। तो आज के लेक्चर्स में जो चीज़ें हम देखने वाले हैं बच्चों, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। जैसे कि हम जेई नीट का लेते हैं तो उसमें इधर से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से हम इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। दो तरह के और मैग्नीफिकेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे नहीं है, नॉर्मली ही चीज़ें हैं। और उन्हीं को हम आपको बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम बताते हैं बच्चों। और बाकी चीज़ें तो सोचने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं उसमें, है ना। तो उतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में सोच लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में जो आता है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो ये आप आई थिंक ये तो मैग्नीफिकेशन हम अभी शुरू करने ही वाले हैं। बट जो कल हमने मैग्नीफिकेशन देखा था ना बच्चों, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो मैग्नीफिकेशन था वो लेटरल था, लेटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक है बच्चों, कल का तो जो मैग्नीफिकेशन हमने बताया था वो लेटरल मैग्नीफिकेशन था। इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एम का जो वैल्यू हमने बताया था बच्चों कल, याद कर लीजिए आप लोग, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है। ये तो पता ही है सर। और इसका एक और फॉर्मूला होता था वी यू के टर्म में, माइनस का वी अपॉन यू होता था। ठीक है सर, याद तो है, थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है। बिल्कुल याद आना चाहिए बच्चों आपको। इसमें हमने आपको लेकर भी बताया था, आपको मिरर को भी लेकर मैंने बताया था कि इस टाइप का होता है। और आप इसमें बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। मान लेते हैं कि ये फोकस है, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ए बी, तो आप इसका इमेज बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और वो चीज़ हम आपको कल बता दिए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। लेकिन जब भी आप इसका यूज करते हैं, जब भी आप मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में भी का टर्म, यू का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सब चीज़ें रखते हैं, तो हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज जरूर कीजिए। क्योंकि साइन कन्वेंशन का यूज नहीं कीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा भाई, ठीक है। ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, ठीक है, while solving प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा ये चीज़ आपको, ठीक है। ये लेटरल था। तो एक्चुअली में हम कैसे देखने वाले हैं, जैसे कि मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है, तो मैग्नीफिकेशन तीन तरह के हो जाते हैं, जो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है बच्चों, मैग्नीफिकेशन है, इसको आप जो पढ़ेंगे तीन तरीक़ों से पढ़ेंगे आप बच्चों। पहला चीज़ कि आपने जो देखा लेटरल है, और दूसरा आपको देखना है लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा आपको देखना है एरियल, ठीक है, एरिया वाइज। आई थिंक क्लियर होगा। तो लेटरल मैग्नीफिकेशन में जब आप डिनोट करते हैं उसको, तो एम से कर दीजिएगा। इसको करना होगा तो एम एल से डिनोट कर दीजिएगा। और इसको डिनोट करना हो तो आप लोग एम ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं हो आगे, इसीलिए मैं ये चीज़ बता दिया हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। और ये सब का डायमेंशन वगैरह तो नहीं होता है बच्चों, क्योंकि इसमें रेशियो ऑफ हाइट होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस होता है। तो उसमें दोनों मीटर मीटर में होंगे कट जाएंगे, सेंटीमीटर में होंगे कट जाएंगे, तो फिर उसका कोई यूनिट भी नहीं आएगा और कोई उसका डायमेंशन भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक। तो अभी हम बताने वाले हैं आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो ये मैग्नीफिकेशन और कुछ नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है इसमें अगर मैं आपको मिरर बना के ही बता दूं, यहाँ पे अच्छा सा मिरर बन जाओ भाई। मेरा थोड़ा सा अभी हेल्थ सही नहीं बच्चों, हो सकता है कि आवाज़ वाज सही नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। ये फोकस है और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट सो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ऐसे खड़ा नहीं रहेगा। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा रहता था ना, क्योंकि हम जब लेटरल मैग्नीफिकेशन देख रहे थे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा था, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते थे। ये कुछ ऐसे करके जाएगा और यहाँ पे ऐसे कुछ कर रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, और फिर एक और रे ऐसे जाएगा ये, और एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे इस टाइप के जाके मिल जाएगी, सॉरी इधर नहीं मिलेगी, अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये कुछ इस टाइप से जाके यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कुछ इसका यहाँ पे इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देख रहे हैं वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे सो जाएगा। ठीक है भाई, सुला देते हैं। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे सोया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऐसे करके सोया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ लंबाई का होगा, मान लेते हैं यहाँ इसका यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं u1 है और यहाँ से u2 है। भाई अगर कोई मिरर है तो उसमें ऑब्जेक्ट का ही तो इमेज बनता है, तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ हो गया। अब ये लेंथ हो गया क्योंकि ये पसर गया प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ से अगर नापेंगे तो ये कितना डिस्टेंस आएगा u2, क्योंकि हम सारे पोल से नापते हैं तो पोल से फिर से ये वाली डिस्टेंस नापेंगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा u1। ठीक है, अगर हम इसका लेंथ निकालना चाहते हैं तो पूरा डिस्टेंस u1 माइनस u2 कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसका इमेज देखें बच्चों, अगर हम इसका इमेज देखें, ये चीज़ तो मैंने कल ही बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में ही बनता है। तो मान लेते हैं इसका इमेज कुछ इस टाइप से इधर पीछे बन गया हो। ठीक है सर, ये ऐसा ही क्यों बनेगा ये बता दो। ये चीज़ तो मैंने कल ही बताया था ना बच्चों कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अगर हम फोकस से इस साइड अगर कहीं भी रखते हैं इमेज तो हर एक जगह पे रियल और इन्वर्टेड बनता है कॉनकेव मिरर के केस में। अगर हम फोकस से नज़दीक आ जाते हैं तो इधर वर्चुअल इमेज बनता है। तो हम इधर हैं तो ऑब्वियसली ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, तो ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। और अगर वहाँ पे देखें लेटरल में तो वहाँ पे ऐसे था तो ऐसे बन जाता था, यही तो हुआ, ये ऐसे था तो ये ऐसे बन गया। अब हमारे पास अगर ऐसे है तो ये ऐसे बन जाएगा, उल्टा ही बनेगा। ठीक है, ये जो तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। अगर ये इमेज बना है, अगर ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट था, तो इमेज देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये v1 दूरी है और यहाँ पे ये v2 दूरी है। v2 मतलब यहाँ से इस छोर से लेके यहाँ तक की दूरी, और ये v1 जो है इस छोर से लेके यहाँ तक की दूरी। तो v1 माइनस v2 कर देंगे तो हमारे पास फिर से लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा। ये कब है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा सा हो। ठीक है, हेयर object is placed on principal axis। ठीक है, object is placed on principal axis horizontally। हॉरिजेंटली रखा गया है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, वो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो लेंथ ऑफ इमेज हमारे पास क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, v1 माइनस v2 कर देंगे, लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे u1 माइनस u2 कर देंगे। और एक्चुअली में अगर आप ये लेंथ ही ले रहे हैं ना, ये लेंथ ऑफ इमेज है और ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता है, तो लेंथ तो आप मॉड लेकर ही लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमें पॉजिटिव ही चाहिए होगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ये बात तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट केस इसमें आ जाता है बच्चों, इफ देयर इज very small object, if there is very small object placed horizontally on principal axis। ठीक है,
अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट को, बहुत छोटे से, ये तो इतना बड़ा सा है, दिख रहा है इसमें u1 और u2 दूरी हमें दिख रहा है यहाँ से, लेकिन बहुत छोटा सा पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट हो इस टाइप का, तो हमें ये u1 और u2 दोनों सेम लगेगा बच्चों, दोनों सेम लगेगा यहाँ से, मतलब एक पॉइंट टाइप का हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल हो जाए तो उस केस में हम उसका जो ये हाइट ले सकते हैं, मतलब ये लेंथ इसका ले सकते हैं बहुत छोटा सा, वो डी यू या डी भी ले लेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ जो हम लोग लेंगे बच्चों, वो लेंगे छोटा सा डी यू, और इमेज लेंथ ले लेंगे हम लोग छोटा सा, बिल्कुल डी भी, ठीक है। छोटा छोटा सा लेंथ हो जाएगा, ये जो ये हमें दिख रहा है ना, यहाँ से दूरी इतना है, यहाँ से दूरी इतना, उस टाइम पे बहुत छोटा हो जाएगा एकदम, बहुत छोटा सा। तो u1 u2 सेम हो जाएगा, तो इसकी दूरी छोटी सी हम बोल देंगे डी यू, और इसकी फिर इमेज बनेगी वो डी भी लेंथ की होगी, ठीक है। तो फिर से हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पता है बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी भी अपॉन डी यू। ओके सर, ऐसे लिख दिए, हो गया, बस ये काम हो गया? नहीं, ऐसे ही नहीं हो गया बच्चों, सब्र रखिए आप, क्योंकि इस चीज़ को हमें एक और टर्म में लाना है। क्या लाना है सर, बताइए भाई। तो बताते हैं भाई बिल्कुल इजी तरीके से। आपने पढ़ा है बच्चों कि मिरर फॉर्मूला 1/f=1/v+1/u होता है। हमें चाहिए डी भी अपॉन डी यू, तो हम क्या इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी यू, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी यू, ठीक है, यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको पता है कि ये सब चीज़ें तो चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे फोकस तो ये मिरर का है, तो फोकस तो चेंज नहीं होगा, फोकस तो कांस्टेंट है भाई। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से बताइए आप, जीरो होता है। और 1/v जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बच्चों, माइनस का 1/v² आ जाएगा, और अगर हम लोग यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी भी अपॉन डी यू आ जाएगा। 1/u का करेंगे तो माइनस का 1/u², डी यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी यू तो कट ही जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, 1/u² इक्वल टू 1/u² इक्वल टू 1/v², क्योंकि ये तो माइनस में ही रहेगा, और डी भी अपॉन डी यू। तो यहाँ से डी भी अपॉन डी यू नहीं आप बता सकते हैं जी, नहीं जी, बताइए ना जी, बताइए जी, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, निगेटिव का v² अपॉन u² आ गया। ओके सर, ये तो काफ़ी आसान आ गया। तो यही तो मैं बोल रहा था कि डी भी अपॉन डी यू जो है बच्चों, डी भी अपॉन डी यू जो है वो काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग को निगेटिव ऑफ v अपॉन यू का स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, v अपॉन यू का स्क्वायर है, तो v अपॉन यू आ क्या रहा था पहले, v अपॉन यू मतलब माइनस का v अपॉन यू लेटरल मैग्निफिकेशन था। इसको लेटरल भी बोला जाता है, मतलब लेटरल मतलब वर्टिकली, वो तो मैं ठीक बता दिया हूँ। तो यहाँ पे माइनस का v अपॉन यू आ रहा है, तो अगर हम माइनस का v अपॉन यू का स्क्वायर कर दे तो v² अपॉन यू² आ जाएगा, वो तो यही आ जाएगा, वो तो यही आ जाएगा। ये और कुछ नहीं, लेटरल मैग्निफिकेशन ही है भाई, निगेटिव का m² है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई आपको कि डी भी अपॉन डी यू जो है निगेटिव ऑफ m² आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ m²। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है वो लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, वो भी निगेटिव में, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, क्लियर होना चाहिए ना भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। आई थिंक क्लियर होगा, अभी तक आपको लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्लियर होगा। इसको एक और तरीके से ट्रांसवर्स भी बोल दिया जाता है, तो ट्रांसवर्स भी बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और ट्रांसवर्स भी बोला जाता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोला जाए कहीं कहीं पे, तो घबराना नहीं, उसका मतलब लेटरल ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है। एरियल ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। एरियल मैग्नीफिकेशन के लिए हम देखते हैं, तो नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एरिया ऑफ इमेज, ये बोलता है एरिया ऑफ इमेज जो होता है अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है बच्चों, कुछ नहीं करना, नाम से ही क्लियर है, वो हो गया होगा आपको कि एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ही एरियल मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है भाई, ये अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टू डी ऑब्जेक्ट जो होता है, टू डी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, टू डी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, जैसे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, टू डी ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ऐसा ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही डिफिनेशन होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप का। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट अच्छे से बना देते हैं। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इसका कुछ इमेज बन रहा होगा। तो जो इमेज बनता है, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ही है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो इसका इमेज बनता है बच्चों, वो इसी के, देखिए इसी के लेंथ, जैसे मान लेते हैं कि ये 2D ऑब्जेक्ट है हमारे पास है, कुछ 2D ऑब्जेक्ट है हमारे पास। मान लेते हैं इसका आपको एरिया, मतलब कि इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है। तो अब जो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बन रहा होगा, ये जो इमेज है यहाँ पे, इसका लेंथ और ब्रेथ किस तरीके से चेंज हो गया होगा वो आपको पता होना चाहिए। ये मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन टाइम्स ए हो जाता है, और इसका ब्रेथ जो हो जाता है लेटरल मैग्निफिकेशन टाइम्स बी हो जाता है बच्चों। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ सर? मान लेते हैं ना कि इधर कोई हमारे पास मिरर रखा हुआ है, तो ये जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इससे प्रिंसिपल एक्सिस से तो नापेंगे तो परपेंडिकुलर ही तो लेंथ लेंगे। लेटरल मैग्निफिकेशन में वही तो बताया जाता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो परपेंडिकुलर दूरी ही होता है। हमने ये चीज़ डिस्कस किया है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज, जो कि यहाँ पे ए आ जाएगा अपॉन बी, ए अपॉन ये वाला जो ए है, और ये वाली शुरुआत में ए था, एक सेकेंड, जो लेटरल मैग्निफिकेशन है बच्चों, लेटरल मैग्निफिकेशन हमारे पास वो कितना आ जाएगा, जो फाइनल हाइट ऑफ इमेज है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, एम टाइम्स ऑफ ए, और ये ए है तो ये कट जाएगा तो मैग्निफिकेशन ही आ जाएगा, एम ही आ जाएगा। उसी तरीक़ा से आप ब्रेथ के साथ भी कर सकते हैं, तो बोलेंगे ब्रेथ तो पैरेलली है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलली नहीं है बच्चों। ये जो है सरफेस, ये जो 2D ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इससे दूरी जो भी नापेंगे इधर उधर पूरा 3D में पूरा ऐसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जैसे भी जाइए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दूरी ही लगेगा आपको। और जो हमारे पास मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, वो पूरा इस तरीके से होता है ना, स्फेरिकल होता है ना बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्फेरिकल होता है पूरा, तो स्फेरिकल होने के कारण कोई भी यहाँ से दूरी ले ले, ये ले ले, इधर की तरफ ले ले, इधर की तरफ ले ले, ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और ये सब सारे जो है यहाँ से जाकर ऐसे टकराएंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो लेटरल मैग्निफिकेशन के टाइम्स में आ जाएगा, लेटरल मैग्निफिकेशन टाइम्स ए, लेटरल मैग्निफिकेशन टाइम्स बी आ जाएगा। आगे समझ में? तो 3D में आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये लेटरल मैग्निफिकेशन टाइम्स ही आएगा कुछ। ठीक है भाई। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन है वो यहाँ पे एरिया ऑफ इमेज है, तो एरिया ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, एम ए इंटू एम बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए इंटू बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये भी कट जाएगा। मतलब कि जो एरियल मैग्निफिकेशन होता है वो लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में आया, नेगेटिव नहीं आया भाई, पीछे नेगेटिव आया था। ठीक है, ये बात ध्यान देना है कि हम लॉन्गिट्यूडनल जब निकाल रहे थे तो यहाँ पे माइनस का एम स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का एम स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरियल होता है बच्चों।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आसान सी बात हम बता रहे हैं आपको। तो अब हम आगे आ जाते हैं जिसमें यूजेस ऑफ मिरर देख लेते हैं, थोड़े बहुत चीज़ें। कॉनकेव मिरर जो होता है उसका यूज किया जाता है सेविंग मिरर में, क्योंकि अगर हम कॉनकेव मिरर को पास रखेंगे तो हमें वहाँ पे वर्चुअल इमेज मिलेगा और जो कि बड़ा इमेज मिलेगा, ठीक है। और मैग्नीफाइड भी मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। सर्च लाइट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, ये एक जगह पे फोकस करता है लाइट को, है ना। अरे यार, पैरेलल रेज जो आती है, कन्वर्जिंग मिरर ही तो बोलते हैं इसको। और सिनेमा प्रोजेक्टर में भी यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में भी यूज किया जा सकता है, और ईएनटी स्पेशलिस्ट में भी, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, रोड लैंप में यूज कर सकते हैं, और इसको साइड मिरर व्हीकल में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। क्योंकि साइड मिरर में यूज करते हैं तो बहुत दूर की ऑब्जेक्ट भी हमें दिख जाती है, और वो भी यहाँ पे हमको वर्चुअल इमेज दिखता है, इरेक्ट इमेज दिखता है, मतलब बिल्कुल सीधा इमेज मिलता है हमें, और छोटा मिलता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो उसके कारण हम वाइड रेंज में पीछे के सारी चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि छोटा दिखेगा तो बहुत सारी चीज़ें हमको कवर हो जाएगी, ठीक है। रोड लैंप में, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, तो डाइवर्ज कर देता है लाइट को, तो रोड लैंप पे बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखेगी। ये सब यूज है भाई। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज मोर देन दैट ऑफ कॉनकेव मिरर। बिल्कुल, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा ही होता है, बिकॉज इट कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बच्चों, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड शॉर्ट इमेजेस, ठीक है। शॉर्ट इमेजेस और वर्चुअल इमेज रहता है तो छोटा इमेज बनता है, तो हमें ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा बड़ा भी चीज़ को छोटा रूप में हम देख सकते हैं, और इरेक्ट भी होता है, ठीक है। बिल्कुल आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान से पॉइंट से लिखे हुए हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं बच्चों खुद से भी। तो अब हम आ जाते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें और डिस्कस करना है, जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जेई एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर आप 12th के लिए देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, मतलब इमेज इन स्फेरिकल मिरर। और हम इसमें बस लिमिटेड केस ही देख रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि आप फिर अब सोचिएगा कि भाई अब हमको बिल्कुल मिरर को घुमा के दिखाइए, मिरर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेकर दिखाइए। तो बहुत सारी चीज़ में इससे हो सकती है, आप सोच सकते हैं, लेकिन हमें लिमिटेड ही देखना है। हम ज़्यादा यहीं पे वेरी कर देंगे तो भी पूरा चैप्टर बचा हुआ है बच्चों, तो इतना भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना डीप में जाना चाहिए उतना जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ज़्यादा चले जाइएगा तो फिर आगे की चीज़ें भी बहुत सारी बची हुई है, तो उनको भी तो देखना है। सवाल आपको कंफर्म है कि यहीं से आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। सवाल तो उधर से भी आ सकता है। तो इसलिए हम जितना भी चीज़ें देख रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर में मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। ये देखिए, ये हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर बना दिया भाई। बिल्कुल हल्का वाला मिरर जो हमें समझ में आता है हम उसी को बनाते हैं। तो ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया बच्चों। ये तो कुछ ऊपर चला गया, ये देखिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो बात ये है कि अगर पहले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी एक एक्स एक्सिस में हो सकता है, एक वाई एक्सिस में हो सकता है, क्योंकि हम 2D में ही देखेंगे, ठीक है। एक एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे, एक वाई एक्सिस में वेलोसिटी ले लेंगे, सर जेड में क्यों नहीं। वो बच्चों बहुत ज़्यादा वेरी हो जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल हाई, मतलब हाई कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, हाईली कॉन्सेप्चुअल। तो उतना हमको जाना नहीं है भाई, उतना मेरे को भी नहीं आता है, बात तो यही है। कोई दिक्कत नहीं है, जितना आता है उतना तो हम आपको समझा ही सकते हैं। जैसे ये फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं पहला चीज़ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हॉरिजेंटली भी वेलोसिटी से जा रहा है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये हॉरिजेंटली मिरर के तरफ जा रहा है, ठीक है भाई। तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, VO, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पे मुझको दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इसका इमेज तो इधर ही किधर बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में वो हमें नहीं पता है। तो इसका जो इमेज बनेगा बच्चों कुछ इधर ही बनेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी अभी नहीं पता है कि इधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा भाई, ठीक है। तो हम
एक दो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे यू जो होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये तो पता ही होगा। भी जो होता है ये होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। और सब में साइन कन्वेंशन बिल्कुल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक दो चीज़ और आती है बच्चों, क्या आती है कि हम लोग अगर कहीं पे यूज कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये समझ लीजिए कि वी ओ जो है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये वी आई यूज करेंगे तो हम लोग समझ लीजिएगा आप कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अभी यूज करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये बात समझिएगा आप कि ये जब ऑब्जेक्ट जो सिर्फ हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, सिर्फ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, तो इसमें चेंज क्या हो रहा होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा पोल से। भाई अभी यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू डिस्टेंस पे है, यहाँ पे पहुँच गया होगा, तो यहाँ पे ये कुछ यू डैश दूरी पे पहुँच गया होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी घट गई ना, अभी यहाँ इतना दूरी थी, यहाँ पहुँच गया तो दूरी घट गई, तो मतलब इसमें चेंज यू हो रहा है, तो उसके कारण इमेज का भी डिस्टेंस पोल से थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज हो रहा होगा। ओके, यही तो बात है, ठीक है। इसका मतलब जो हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो डी यू अपॉन डी टी होगा। समय के साथ जो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पोल से वो चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वो इमेज का डिस्टेंस में चेंज पोल से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों चीज़ें तो मैं बोल रहा हूँ किसके हिसाब से, जब ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गई। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, से समझना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि मिरर फॉर्मूला एम वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना अच्छे से लिखना है। अब आपको पता होगा कि इसमें वेरी क्या कर रहा है, वी वेरी कर रहा है, यू वेरी कर रहा है, लेकिन फोकस तो कांस्टेंट है भाई, फोकस तो कांस्टेंट है भाई, फोकस तो ये मिरर का होता है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, समय के साथ नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और क्या, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, समय के साथ इसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा तभी तो हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे, ठीक है भाई। तो देख सकते हैं इसका क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। वन अपॉन वी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस का वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। क्या होता है बच्चों, डी वी बाई डी टी क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है, इक्वल टू निगेटिव ऑफ वन अपॉन यू स्क्वायर, ये होता है डी यू बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बता दिया, हमने यहाँ पे निकाल लिया एक्चुअली में कि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा बच्चों वो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो निगेटिव ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है बच्चों वो कितना है, निगेटिव ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। भाई तो ये वी अपॉन यू का स्क्वायर ही तो है, तो वी अपॉन यू क्या होता है, मैग्नीफिकेशन जो होता है लेटरल, वो निगेटिव ऑफ वी अपॉन यू होता है। तो अगर एम स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो निगेटिव ऑफ एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हम निकाले हैं वो निगेटिव ऑफ एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव जो है वो क्या बता रहा है मीन्स velocity of image will
अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा इमेज का। मतलब कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसका, तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो उल्टा होगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा है तो इमेज पोल से दूर जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एम है तो वो तो हम निकाल ही सकते हैं, एम तो हम निकाल ही सकते हैं। ये क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये हम लोग एक्स एक्सिस में निकाल लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस का वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है तो मिरर के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी ऑफ इमेज इससे दूर जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू मिरर हमको लेना होगा, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जो भी चीज़ हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर को रोक के ही तो ले रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब हम लोग ले लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अब परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तब यहाँ पे कैसे होगा। मतलब कि इस टाइप से अगर हमने मिरर बना दिया है, कॉनकेव मिरर बच्चों, अब पता नहीं अच्छा तो नहीं बन रहा है लेकिन ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ये इसका फोकस है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बता दिया गया है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के स्पीड से जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, हम आगे देख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी निकाला जा सकता है। इसमें समझिए, इसमें इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होगा u, वो तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो ऊपर मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऐसे मूव कर रहा है ना भाई, तो यहाँ से जो दूरी होगी पोल से वो थोड़ी चेंज हो रही है, वो तो ऐसे ही है क्योंकि हम परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u चेंज नहीं हो रही है तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी भी डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज होगी, अगर जब चेंज u ही चेंज नहीं हो रहा है तो। हेयर u and v आर कॉन्स्टेंट्स, ये सब चेंज नहीं होगा बच्चों क्योंकि मूवमेंट ही परपेंडिकुलर हो रहा है। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अब हम करें क्या यहाँ पे, तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसका जो इमेज बन रहा होगा उसका हाइट वगैरह, क्योंकि हम जो हाइट लेते हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है, क्योंकि उसी तभी तो उसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट इसका चेंज हो रहा होगा जब ये वेलोसिटी ऐसे करके, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा होगा vo से, तो उसका जो इमेज बन रहा होगा वो भी ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा होगा, लेकिन उसका हाइट तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहा है तो उसका हाइट ही तो परपेंडिकुलर तो प्रिंसिपल एक्सिस ही जो डिस्टेंस होगा वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब हम लोग जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा था, इसका यूज कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। क्योंकि समझिए ना, अगर आप 1/f=1/v+1/u यूज करें, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट तो जीरो ही हो जाएगा भाई डिफरेंशिएशन करने से, तो इसीलिए हम नहीं यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो यह इसीलिए हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो ये हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का यूज हम लोग करके ऐसे लिख सकते हैं कि ये है कुछ डिस्टेंस है अलोंग वाई, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ डिस्टेंस y चला होगा इमेज अलोंग y, और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस y चला होगा, ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस y चला होगा y डायरेक्शन में। कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं ना, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना बच्चों,
सही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइट का मतलब यहाँ पे अलग हो गया, क्योंकि हाइट का मतलब तो हम लोग हाइट देखते थे कि ऑब्जेक्ट का हाइट, लेकिन यहाँ पे जो इसका मूवमेंट हो रहा है इसके अलॉन्ग, तो उसको हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। मतलब कि डिस्टेंस जो इमेज वाई में चला है और यहाँ पे डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट वाई में चला होगा। भाई अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली इमेज का भी मूवमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो एक्स में भागेगा। सर कैसे पता, भाग भी सकता है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वाई ऑफ आई इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स वाई ऑफ यू। इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ करेंगे तब तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे डी वाई आई अपॉन डी टी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ डी वाई यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया भाई, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, जल्दी बताइए। ये हमारे पास आ गया कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। क्योंकि भाई ये क्या है, ये तो चेंज है ना, जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट के लिए, वही तो बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ये आ गया। तो ये कहाँ कहाँ लेना है, ये वाई एक्सिस में लेना है, ये वाई एक्सिस में लेना है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं बच्चों कि एम यहाँ पे अगर देखा जाए, एम का दो वैल्यू हो सकता है। एम का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और एम का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू क्या बताता है? पॉजिटिव वैल्यू ये बताता है कि इमेज जो बना है वो बना है हमारे पास क्या, वर्चुअल बना है ना, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, ठीक है। और इमेज इसका मतलब होता है कि इमेज हमारे पास रियल बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और एम पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जिधर इमेज जा रहा, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वेलोसिटी होगा, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज भी होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज का भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही होगा। मतलब इसका जो इमेज बनेगा, इमेज इसका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अरे भाई अगर ये कुछ का इसका यहाँ से डिस्टेंस इसका u है तो इसका भी कुछ इधर ही आएगा ना। मान लेते इसका भी कुछ यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज आ रहा है तो इमेज का भी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा, v इमेज, ठीक है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तब, ये भी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इमेज का भी। डायरेक्शन सेम, अरे यार कैसे लिखूं मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव जब आएगा यहाँ पे एम का वैल्यू, तो आप उससे ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पहले ही पता होगी, लेकिन अब आप समझ जाएंगे कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जाएगा अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और एम का वैल्यू नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि इधर चला जाएगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन का, और पीछे था एक्स डायरेक्शन वाला। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है अलोंग एक्स। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई जो होता है वो प्लस का एम टाइम्स ऑफ, मतलब प्लस माइनस बाद में डिसाइड होगा,
आएगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक सवाल कर लेते हैं बच्चों, सवाल तो करना ही पड़ेगा भाई। सवाल में मान लेते हैं कि सवाल आपको इस तरीके से दिया गया है कि ये बच्चों आपके पास कॉनकेव मिरर है, आपको बोला जा रहा है आपको क्या बोला जा रहा है, ये ऐसे कुछ इसका एक्सिस है, और अगर यहाँ पे देखें तो ये इसका फोकस है, ये इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और आपको दिया गया है सवाल में गिवन कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, जो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है। सर ये किसी एंगल पे है? बिल्कुल, ये एंगल 37 डिग्री पे है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ भगाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो अब बताना है कि आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा भाई। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। और आपको ये भी दे रखा है कि यहाँ पे इसका फोकस कितना है, फोकस इसका मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। और आपको यहाँ पे यू दे दिया है, यू मतलब ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है पोल से उसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बताना है, बताइए बताइए, कूद कूद के बताइए बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। कुछ नहीं करना है, अगर किसी एंगल पे है वेलोसिटी तो पहले तो उसका कंपोनेंट लीजिए, क्योंकि हमें पता है एक्स और वाई एक डायरेक्शन में आएगा, तो हम उसके बाद उसका इमेज का वेलोसिटी भी बता देंगे। तो पहली काम आपको जो करना है बच्चों, वो इसका कंपोनेंट ले लेना है। कंपोनेंट ले लीजिए, तो 5 का कॉस 37, कॉस 37 क्या होता है, 4/5 होता है ना। तो ये 4 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ओके, बिल्कुल इजी तरीके से आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अलोंग एक्स जो आ गया हमारे पास, वो 4 i कैप आ गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई जो आ गया हमारे पास, वो 3 का जे कैप आ गया, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब हम इमेज का वेलोसिटी भी बता सकते हैं। तो इमेज का वेलोसिटी आपको यहाँ पे फार्मूला से दिख रहा होगा, एक्स में कैसे है, वाई में कैसे है। तो मतलब हमको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, वो भी लेटरल वाला। तो लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे बच्चों ये थोड़ी लिखने जगह है, यहाँ पे लिखना है निगेटिव का भी वही यू। सर यहाँ पे तो यू दिया है, भी निकाल लीजिए बच्चों। या फिर एक फार्मूला मैंने और बताया था कि एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो इसका यूज करो ना भाई, शॉर्टकट यूज करो। तो फोकस यहाँ पे क्या होता है, फोकस जो कॉनकेव मिरर का होता है वो निगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ 10 आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 10, नीचे नेगेटिव ऑफ यू। इसका यू जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर से लेफ्ट में ही रखा हुआ है, मतलब इधर ही रखा हुआ है। तो माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा कि ऊपर आ जाएगा कि -10 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 30। तो 1/3 आ गया, निगेटिव का 1/3, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव का 1/3 आ गया। तो अब तो आप निकाल ही सकते हैं, अब तो आप निकाल ही सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स आ जाएगा हमारे पास, निगेटिव ऑफ एम स्क्वायर 1/3 का, निगेटिव ऑफ 1/3 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि 4 i कैप है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, निगेटिव का 1/9, 4/9 हो जाएगा ना, निगेटिव का 4/9 i कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन में, क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा एम टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई, मैग्नीफिकेशन माइनस का 1/3, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई क्या है, वो 3 जे कैप है, तो यहाँ पे माइनस का जे कैप आ गया, ठीक है। तो अब हम निकाल लिए हैं, तो अब हमको पता चल गया है, क्या चल गया है कि ये माइनस का 1 नीचे की तरफ जा रहा होगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा होगा, और माइनस का 4/9 मतलब ये भी 0 पॉइंट कुछ में आएगा, ठीक है। हमको तो ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन से निकालो ना बच्चों, नेगेटिव का भी बाई यू होता है ना, मैग्नीफिकेशन कितना आया, माइनस का 1/3 आया है, तो नेगेटिव का भी हमको नहीं पता है, यू पीछे ही रखा हुआ है, तो नेगेटिव का यू कितना है बच्चों, 40 है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 40/3, मतलब कि कितना आ जाएगा बच्चों, सोचिए थोड़ा सा, 10 13 13 या 39, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा।
तो 13 कहाँ पे लाई करेगा, फोकस कहाँ पे है इसका, फोकस तो 10 सेंटीमीटर पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 13। तो यहाँ पे आएगा। तो इसका इमेज जो बनेगा बच्चों, वो इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। और इसका हमने निकाल लिया वेलोसिटी एक्स वाई में, ठीक है। तो ये जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, माइनस का ही है ना, माइनस का ही है तो इधर जा रहा होगा, और माइनस का जे है तो इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा 4/9 मीटर पर सेकंड से, इधर जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इमेज का वेलोसिटी, हमने निकाल दिया, ये आंसर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी में एक और वेरिएशन करके हम आपको दे सकते हैं सवाल, जो आप कर सकते हैं बच्चों। जैसे ये सवाल मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि ये जो मिरर है हमारे पास, ये इस बार ही मूव कर रहा है भाई। सॉरी, ये तो हार्ड हो जाएगा हार्ड नहीं होगा, मतलब इजी है, आपको बस समझना होगा इस चीज़ को। ये चक्का लगाया हुआ है, इसको मिरर को एक चक्का पे रख दिया है, तो चक्का चल सकता है इधर उधर, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से वही बात, क्या बात, इस बारी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ दे दिया है इस डायरेक्शन में, इस बारी सॉरी इधर ले लूँ या इधर ले लूँ, नहीं इधर लेता हूँ ताकि इतना भी दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। इस बारी ये एंगल आपको दे रखा है भाई, इस बार ये एंगल आपको दे दिया है 53 डिग्री, ठीक है। और ये आपको दे दिया है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वेलोसिटी ऐसे ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पता है बच्चों, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इधर उधर वेलोसिटी लेंगे ना, जैसे यहाँ पे, तो वहाँ पे ये फार्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि हम ये सब चीज़ें पैरा एक्सियल रे के लिए देखते हैं। जो ये परपेंडिकुलर रहता है ना इस टाइप से, तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होता है वो पैरेलल एक्सिस जो होता है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, उसी के परपेंडिकुलर, मतलब वहीं से पास होना चाहिए, तब ये फार्मूला हम लोग वैलिड कर पाते हैं। क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जानते हैं ना, माइनस का V/U होता है। तो वो तभी है जब ये बहुत छोटी सी, मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा हो। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे वेलोसिटी है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करके नहीं निकाल सकते, फिर दिक्कत हो जाएगा भाई ये सब चीज़ें मैं इसीलिए बोल रहा था बच्चों शुरू में कि ये सब चीज़ें कुछ कुछ केसेज में ही वैलिड है, और वही केस हम लेके बता रहे हैं। तो और कोई केस आप नहीं सोच लीजिएगा, उसमें फिर चीज़ें अलग हो जाएगी, चीज़ें चेंज हो जाएगी। यहाँ तक कि 1/F=1/V+1/U जो फार्मूला देख रहे हैं, वो भी छोटे से चीज़ के लिए वैलिड है मतलब छोटा सा यहाँ पे स्फेरिकल पार्ट होना चाहिए, और बिल्कुल जो रेज आना चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आना चाहिए, ये सब चीज़ें हम ले रहे हैं। और जब हम ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2 टाइम्स ऑफ एफ लिख रहे हैं, वो तो मैंने बताया ही था कि इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, हमेशा सोच रहे हैं कि भाई बिल्कुल ये छोटा सा है, ये जो मिरर ले रहे हैं बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, एकदम पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर है, छोटा सा पार्ट है, तब ये सब चीज़ें वैलिड होती है। तो सारी चीज़ें आपको समझ के चलना होगा, तो इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। इसका जो मिरर है, मिरर का वेलोसिटी दे दिया है कि ये इधर की तरफ चक्का मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और आपको बता दिया है और आपको यहाँ पे बता दिया है कि गिवन है कि यहाँ पे आपको गिवन है कि फोकस इसका कितना है बच्चों, फोकस आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर, और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u दे दिया है आपको, वो आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता करना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इस बार ही समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आपको निकालना है, क्योंकि इस बार मिरर चल रहा है, जब चलने लगता है तो विद रिस्पेक्ट टू टर्म आ जाता है, रिलेटिव टर्म आ जाता है, और जो कि आसान है भाई, हम बता देंगे आपको बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको निकालना होगा, तो फिर से वही बात, कंपोनेंट लेना ही पड़ेगा, ये इसका 2 कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस बार जो होता है ये 10 cos ऑफ 53 डिग्री करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस में, और इधर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 6 है तो ये 8 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखना चाहें तो इमेज का वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होता है वो हमने देख लिया था, माइनस का m² आ रहा था इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये हम निकाल सकते हैं ना भाई, मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए बच्चों,
फिर से वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, फोकस अपॉन फोकस माइनस यू। अब कॉनकेव मिरर है तो फोकस तो यहाँ पे भाई क्या होगा, निगेटिव का 15 डिवाइडेड बाई निगेटिव का 15, निगेटिव का यू, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव का 15, 25 आ जाएगा। माइनस का 15 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चों, ये काट देंगे हम लोग तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.5। ओके, तो मैग्नीफिकेशन आ गया माइनस का 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, वो 6 आई कैप में है। लेकिन आपने यहाँ पे गलत कर दिया सर, हमने थोड़ी, आपने लिखा तो आपने गलत किया होगा ना। ओके ठीक है, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा है इन एक्स एक्सिस, ये तो सिर्फ आपने इसका लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिख रहा है भाई, हम जमीन पे खड़े हैं, हमको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इधर 6 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस में जा रहा है। लेकिन हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मिरर जब रेस्ट पे होता है तभी हम वो सब पीछे वाली काम कर रहे थे, पीछे हम लोग फार्मूला निकाले थे ये सब, ये जब यहाँ पे निकाले थे तब वहाँ पे मिरर रुका हुआ था, तो मिरर को रोक के निकालो ना भाई, तो मिरर को रोकोगे तो ये वेलोसिटी इधर उल्टा करके ठोकोगे। ठीक है सर, ठोक देते हैं, तो इसका मिरर के वेलोसिटी उल्टा करके इधर ठोक देंगे तो ये 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है 6 से इधर और 2 से इधर, इसको मूव कराया जा रहा है इसको रोकने के बाद, इसका वेलोसिटी खत्म करने के बाद। तो ओवरऑल देखें तो 6 और 2 तो इधर 4 से जा रहा होगा भाई, 6 इधर जा रहा है 2 इधर जा रहा है, तो घटाएंगे तो 4 इधर जा रहा होगा। तो ओवरऑल हमको वेलोसिटी पता चल गया जो ऑब्जेक्ट का है एक्स एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो है 4 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही लेना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे मिरर चल रहा है इसलिए हमको विद रिस्पेक्ट टू मिरर लेना पड़ेगा। अब 8 जो है तो 8 में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, ये तो ऊपर वाला है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अब जो हम लेंगे, अब हमको समझ में आएगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो आ रहा है हमारे पास 4 का आई कैप। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव का 3×9 डिवाइडेड बाई 4 गुणे 4, मतलब कि माइनस का 9 आई कैप आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, 1.5 3/2 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 4, 9 डिवाइडेड 4, 4 4 कट गया। ठीक है सर। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हम निकालना चाहें तो वो एम टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई होता था, और विद रिस्पेक्ट टू मिरर लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो मिरर के रिस्पेक्ट में कुछ होगा ही नहीं क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ एक्स में हो रहा है, क्योंकि हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, तो 8 तो 8 ही रहेगा भाई, इसमें कोई चेंज ही नहीं आना चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा था बच्चों, माइनस का 3/2 इंटू यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये 4×3 12 हो जाएगा, माइनस का 12 जे कैप, ये जे कैप में आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ें जो हमने निकाले हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाले हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हम निकाल के बता दिए हैं, वो होगा माइनस का 9 आई कैप माइनस का 12 जे कैप। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर हमने बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग भी निकाल सकते हैं ना, जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है वो माइनस का 3/2 है, वो निगेटिव का भी अपॉन यू होता है, तो यू भी निगेटिव में ही है, तो यू का वैल्यू कितना है 25 है। तो ठीक है, ये कट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कर रहा है, भी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 25 या 75 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये लगभग लगभग इधर दिखेगा हमको। तो ये जब इमेज बना है, ये इमेज का वेलोसिटी एक है निगेटिव का आई कैप में और एक निगेटिव का जे कैप में, इस टाइप से। तो ये कितना है बच्चों, माइनस का 9 है और इधर है 12। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आ गया, तो ये हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन फिर से अगर आपको पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, अब बताइए। ठीक है, आपने निकाल लिया, ठीक है आपने विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लिया, लेकिन फिर से आपको पूछ लिया जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो अब फिर से नहीं घबराना है, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई कुछ करना थोड़ी होता है, जिसके रिस्पेक्ट में तो बोला जा रहा है ना, इसके तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल। तो ये इस चीज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पता है ही, और ये चीज़ नहीं है पता है वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मिरर जो 2 मीटर पर सेकंड से आई कैप में जा रहा था वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो था वो थोड़ी किसी के रिस्पेक्ट में था, वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही था, शुरू में ही दिख रहा था हमें। तो यहाँ पे रख देते हैं बच्चों वैल्यू, यहाँ पे -9 आई कैप, -12 जे कैप, और ये कितना है +2 आई कैप है, ठीक है। कितना आ रहा है -7 आई कैप और -12 जे कैप आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास आ गया -7 आई कैप -12 जे कैप, और बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें पता है भाई, साफ साफ आपको पता चल रहा है चीज़ें कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मिरर ले रहे थे, तो इसका जो वेलोसिटी था उल्टा करके इधर ठोक दिए थे। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं, तो फिर से इसका जो वेलोसिटी होगा जो उल्टा करके ठोका था, फिर उसको उल्टा करके यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं बच्चों हम लोग। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी यहाँ पे दोनों दिख रहा है हमें, विद रिस्पेक्ट टू मिरर दिख रहा है, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस इसी में इफेक्ट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर इतना है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये जो 2 इधर जा रहा होगा 2 इधर वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 2 जा रहा होगा तो ये 9 में से 2 गया 7, तो इधर 7 आ गया -7। सिंपल है यार तो ये वेरिएशन किया जा सकता है, और ये वेरिएशन करने के बाद भी आप सवाल कर लेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चल देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग देख सकते हैं बच्चों। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं ग्राफ्स को। ग्राफ्स कुछ लिमिटेड चीज़ का ही ग्राफ हम आपको बता पाएंगे, ऐसा पूरा तो ग्राफ तो बहुत सारे बन जाएंगे भाई, कुछ ही चीज़ का ग्राफ बना सकते हैं। एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो आपको ऑप्शंस के थ्रू पता करना होगा कौन सा ग्राफ सही है, तो वो आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके, क्योंकि देखिए भाई जो यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा नहीं है कि वही एग्जाम में आ जाएगा, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तभी आप वहाँ पे भी सवाल कर पाइएगा, तो खुद से सीखना होगा चीज़ों को। ठीक है, हम उस तरीके का बताते हैं आपको। ग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं पहले कॉनकेव मिरर लेके, कॉनकेव मिरर लेके बनाते थे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में पहला केस अगर ले लेते हैं हम लोग कि अगर इमेज यहाँ पे रियल बन रहा हो, अगर इमेज रियल बन रहा हो, दूसरा केस क्या होता है कि इमेज क्या बन रहा हो, वर्चुअल बन रहा हो। ठीक है ना, ठीक है, 2 केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ग्राफ किसके बीच में बनाना है आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, अच्छा से ग्राफ बनाना पड़ेगा 1/v वर्सेज 1/u। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ग्राफ बनाना है 1/v वर्सेज 1/u। ठीक है, इसके बीच का ग्राफ आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आपको एक तो फार्मूला वो तो पता ही होगा, जो फार्मूला होता था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अगर इमेज रियल बन रहा है, इमेज अगर रियल बन रहा है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में एक बात तो कंफर्म है, फोकस इसका हमेशा नेगेटिव होगा। ओके सर, इमेज रियल बन रहा है, रियल इमेज कब बनता है जब ऑब्जेक्ट जिधर होता है उधर ही इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट निगेटिव की तरफ ही रख रहे हैं हम लोग, इमेज भी निगेटिव की तरफ बन रहा है, मतलब यहाँ पे u निगेटिव तो होता ही है। ठीक है, और v भी निगेटिव होता है। ठीक है सर, अब हमको सब चीज़ पता चल गया, यहाँ पे सब निगेटिव है। जब इमेज वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल इमेज का केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे u जो होता है वो तो निगेटिव में ही रखा जाता है, लेकिन v जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, प्लस। ठीक है भाई, जो मिरर होता है उससे अदर साइड में बनता है, तभी तो वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सब निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, सब निगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ से 1/v जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा बच्चों 1/v हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/u प्लस का 1/f। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राफ वही तो हो गया, ये क्या हो गया y बराबर mx प्लस का c।
एम क्या है, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है -1, और इंटरसेप्ट हमको पॉजिटिव दिख रहा है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब कि स्लोप नेगेटिव है तो ये होगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब ये वाला दूरी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/f। ये दूरी को f 1/f बोल देंगे। इसका स्लोप जो होगा वो -1 आ रहा है, ठीक है। स्लोप इसका -1 आ रहा है बच्चों। क्लियर होना चाहिए, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1/f = 1/v प्लस 1/u। देख सकते हैं f का वैल्यू नेगेटिव है, v का वैल्यू पॉजिटिव है, और u का वैल्यू भी नेगेटिव है। तो 1/v = ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/u, नेगेटिव का 1/f। फिर से ये क्या बन रहा है, y बराबर mx ही तो बन रहा है, mx माइनस का c बार बन रहा है, तो इंटरसेप्ट इस बार नेगेटिव होगा, मतलब ये इंटरसेप्ट नीचे की तरफ और आना चाहिए। इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/f। ठीक है, 1/f हो गया। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, +1 आ गया। बिल्कुल आसान है बच्चों, आप बना सकते हैं खुद से भी, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर में 2 ही केस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस होता है भाई। कॉन्वेक्स मिरर अगर हमारे पास है तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको पता है कि इसका फोकस तो हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। और इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा रखते हैं हम लोग इधर, तो नेगेटिव होता है वो, नेगेटिव डायरेक्शन में ही सर। और अगर हमको इसका इमेज लिखना होता है तो इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, ये भी पता है। तो आपको क्या करना होगा इस बारी भाई, इसको हम करके भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, भले सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में होता ही क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में होता ही क्या है, देखिए इधर देखेंगे तो इधर इसका फोकस होता है, तो फोकस तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो गया। इधर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं यू, इधर से दूरी इसका माइनस का यू ले लेते हैं हम लोग, इसका इमेज इधर बनता है, इमेज इधर बनता है, तो ये इधर से प्लस का भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा बच्चों। तो उसी तरीक़े से इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ उसी के बीच में बनाना है, 1/v वर्सेज 1/u, ठीक है, 1/v वर्सेज 1/u, इतना आसान सा ग्राफ। 1/f = 1/v प्लस का 1/u। देखिए f इसमें पॉजिटिव होता है, u का वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखिए 1/v क्या हो जाएगा, 1/u प्लस का 1/f, तो ये वही हो गया y बराबर mx प्लस c। यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। मतलब इसका स्लोप है +1, और इंटरसेप्ट भी, ये वाला इंटरसेप्ट भी 1/f है, पॉजिटिव का ही है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है ना सिर्फ बच्चों। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए सिर्फ यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, तो उसके लिए तो यही होगा ग्राफ। कितना आसान। और भी 1-2 ग्राफ देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम कॉनकेव मिरर में ही लेकर चले, अगर हम कॉनकेव मिरर ही लेकर चले बच्चों, तो इसमें भी अगर आप देखना चाहें तो कोई कोई ग्राफ बनाते हैं u वर्सेस v का, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे ये ग्राफ देख लीजिए, अगर हमारे पास फिर से वही रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेजेस बन रहा है हमारे पास, तो इस केस में क्या होगा, और एक बारी हम ले लेंगे कि वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। दोनों केसेस लेके बता देते हैं बच्चों आपको। ये ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए भी बनाया जा सकता है, बट हम ज़्यादातर केस नहीं लेंगे, हम बस लिमिटेड केसेज ले रहे हैं, ठीक है, हम बस लिमिटेड केसेज ही ले रहे हैं बच्चों। और ये कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, तो एक यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना लेते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज हमें दिखता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो इसके लिए भी ग्राफ देख लेते हैं। एक सेकंड, ये तो अच्छा नहीं बना,
चलिए ठीक है, जैसा भी बन गया। तो रियल इमेजेस के लिए हम जो ग्राफ देखने हैं बच्चों, ये ग्राफ आपको दिखना होगा यू वर्सेस वी के ग्राफ में। यहाँ पे देखना होगा आपको मैग्नीफिकेशन वर्सेस यू, ठीक है, मैग्नीफिकेशन वर्सेस यू देखना होगा। यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन वर्सेस यू। सर यही क्यों लिए और कुछ क्यों नहीं लिए? तो बच्चों मैंने बोला लिमिटेड केसेज ही मैं बता रहा हूँ, जो मैंने भी पढ़ा है वही मैं बता रहा हूँ। होने के लिए और भी कुछ हो सकता है और होगा भी। तो एग्जाम में उस तरीके से आपको एनालाइज कर रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे आपको वहाँ पे भी एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है सर। रियल इमेज जब बनता है कॉनकेव मिरर में, थोड़ा सोचिए आप, तो रियल इमेज कब बनता है? जब फोकस से लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंसेस के लिए तो इमेज जो बनता है वो रियल ही बनता है। तो ये फोकस से इस साइड की बात हो रही है, ठीक है, फोकस से लेफ्ट साइड की बात हो रही है। तो भाई फोकस से अगर लेफ्ट साइड की बात हो रही है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट अगर जब सबसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है ना वो चेंज होता रहता है। अगर इन्फानाइट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज का हाइट चेंज होता रहता है। ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है तो इमेज बहुत छोटा फोकस पे बनेगा, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हाइट सेम हो जाएगा, और उसके बाद फिर से उसका हाइट बड़ा बनने लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हम उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता ही क्या है? 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ही क्या होता है? 2f होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 2f के बराबर हो जाए तो उसका इमेज भी 2f पे बनेगा। ओके, मतलब कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बस एनालाइज करना है बच्चों, सोचना है आपको, ठीक है। और अगर u का जो वैल्यू है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस धीरे धीरे अगर इन्फानाइट की तरफ जाता जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फानाइट की तरफ जाता जाए, तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। ओके सर, मतलब बात यह है कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का नहीं बन जाएगा, लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों? ये ग्राफ कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और बिल्कुल सही ग्राफ है। क्योंकि देखिए अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्फिनिटी की तरफ जाता जाए तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनता जाए, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो उसका डिस्टेंस फोकस पे होता है। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता हुआ दिखता है, ठीक है। और जो कि यहाँ पे भी का जो वैल्यू है वही तो इमेज डिस्टेंस बता रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। बिल्कुल सही ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं वर्चुअल इमेज में मैग्नीफिकेशन वर्सेज यू का ग्राफ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस का वी अपॉन जो होता है। वर्चुअल इमेज है हमारे पास, अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कॉनकेव मिरर में यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आता है वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। हाँ सर, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव तो आता है, क्योंकि अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो आपने देखा होगा कि हाइट ऑफ इमेज बड़ा होता है ऑब्जेक्ट के हाइट से। हाँ सर, होता तो है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ तो बात सही है ना। तो हम अब लोग अगर अगर हम लोग एम वर्सेस यू का ग्राफ बना रहे हैं, एम का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। क्योंकि हम जब कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं तो फोकस से राइट साइड जाते हैं, यहाँ पे फोकस से हम लोग राइट साइड जाते हैं। फोकस और पोल के बीच में ही वर्चुअल इमेज, हमें फोकस और पोल के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है। तो हमें एक डिस्टेंस फिक्स करना होगा, जो कि हम देख सकते हैं फोकस ही होता है ना, ये फोकस ही तो होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस तक ही जा सकता है, फोकस उधर जाएगा तो फिर ये केस हो जाएगा, फोकस से लेफ्ट साइड जाएगा तो ये केस हो जाएगा। तो फोकस तक ही हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस का फोकस तक ही लेते हैं। और अगर हमने फोकस ले लिया, अगर हमने फोकस लगभग फोकस की तरफ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी की तरफ बनती है। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब मैग्नीफिकेशन भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फोकस के केस में अगर यहाँ पे रख दें तो ये इन्फिनाइट की तरफ चला जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा।
ये लगभग लगभग कुछ ऐसा ग्राफ नहीं बन जाएगा भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। क्या मैं गलत हूँ? मैं गलत तो नहीं हूँ ना? कुछ इस टाइप से चला जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या मिलेगा हमें, मैग्नीफिकेशन का डिस्टेंस क्या मिलेगा? जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 मिलता है हमें। हाँ सर, बात तो सही है। वो भी प्लस का 1 मिलेगा। सर ये तो नेगेटिव है। अरे भाई, ये नेगेटिव है लेकिन ये नेगेटिव होता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें 1 मिलेगा। तो 1 के लिए तो यहाँ से शुरू होगा, लेकिन 1 से जैसे ही आगे हम लोग जाएंगे तो इस टाइप से वेरी करेगा। ठीक है, पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन पॉजिटिव से भी और आगे हो सकता है ना, पॉजिटिव से भी और आगे हो सकता है। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के देख लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू भी -v/u होगा। और यहाँ पे भी अगर देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज छोटा बनता है, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू <1 हो जाएगा, <1 हो जाएगा। लेकिन दोनों का हाइट परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ ही होता है, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव भी होगा, <1 भी होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव भी होगा और <1 भी होगा, मतलब निगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, लेकिन <1 है। ठीक है, मतलब समझ रहा है, 0.5, 0.6, 0.7 इस टाइप का होगा। तो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं बच्चों। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। आई थिंक हमको लग रहा है कि कौन से कलर से बना है यार, इसी कलर से बना देते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे है, इस पॉइंट को अगर देखें हम लोग, इस पॉइंट को देखें, जहाँ पे इसका वैल्यू लगभग लगभग 1 की तरफ जा रहा होगा, उसके आगे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। यहाँ 0 है ना, वही मैं बता रहा था। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, प्लस का 1। जहाँ पे प्लस का 1 होगा उससे छोटा होगा, तो छोटा तो इसके नीचे ही ग्राफ बनेगा, और छोटा 0 तक जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल लाजमी सही बात आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हम जैसे बनाए वैसे वहाँ पे भी बना दिए। तो ये सब चीज़ें आपको सोच सोच के बनाना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, थोड़ा सोचने वाला होता है। तो ठीक है, वहाँ यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और भी चीज़ें होती है इसमें, ऐसा नहीं, और भी ग्राफ्स है, लेकिन हम ज़्यादा इसमें नहीं बताना चाहते, क्यों इतना ज़्यादा डीप में जाना है। सर ये डीप नहीं है, ये डीप है बच्चों। मैं तो मानता हूँ ये डीप है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ आपको। देखिए, मैं ये बता रहा था कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस covering lower part of the convex mirror. Distance between the object and the plane mirror is 30 centimeter. Found that the no parallel between the images formed by the two mirrors. Okay, center of curvature बताना है, सवाल करना है बच्चों, करिए जल्दी से। कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ठीक है, इस टाइप से है। 50 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, और बोला जा रहा है कि लोअर हाफ में इसको रख दिया गया है, एक मिरर को। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो लगभग लगभग यहाँ पे रख दिया गया है, ये लोअर हाफ में रख दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका कितना है, 30 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है। और बोला जा रहा है कि नो पार्लल बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड, जो इन दोनों से इमेज बन रहा होगा। अब 2 मिरर है, एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, तो इमेज जो है इसका 2 इमेज बनेगा। तो बोल रहा है कि जो इमेज ले रहे हो वो पार्लल नहीं है। नो पार्लल मतलब कि भाई जो इमेज ले रहा हो वो कोइंसाइड होना चाहिए। पार्लल नहीं है मतलब कि इसका मान लेते हैं कि इमेज यहाँ पे बन रहा होगा इस टाइप से, फिर इसके लिए इमेज फिर बन रहा होगा बच्चों, इधर बन रहा होगा। तो बोल रहा है कि दोनों पार्लल नहीं है, मतलब एक ही जगह पे इसका मतलब कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियसली कोइंसाइड करना ही चाहिए।
तो प्लेन मिरर के लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो ऐसे लाइट रेज आ रही होगी इधर इस पे फॉल हो रही होगी, ऐसे बोलते हैं, फिर इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इसका इमेज कुछ इधर इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इमेज कुछ यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और यही इमेज इसका भी बना होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो जितना डिस्टेंस यहाँ 30 है तो यहाँ से 30 बना होगा इधर, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा होगा 20। तो आपको पता चल गया ना सब चीज़। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। तो 1/f उनको नहीं पता है, 1/v, 1/v मतलब कि v इधर बना है, मतलब इमेज इधर बना है, तो प्लस का 10 लेंगे ना, ठीक है, प्लस का 10। और इधर बना है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हो तो माइनस का 1/50। सोल्व कर लीजिए, 1/10 कॉमन हो जाएगा, 1 - 1/5, 4/5, 4/50। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ, 100/4, 25 आ जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। आसान है, सवाल किया जा सकता है, ठीक है। बोला जा रहा है अगला सवाल में आपको कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज टू अ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज फॉर्म्ड कोइंसिडेंट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आसान सा सवाल है, एक बहुत बड़ा इसमें क्लू दिया हुआ है कि इन्वर्टेड इमेज इज ऑफ द सेम साइज। ये कब होता है, इन्वर्टेड इमेज हो और सेम साइज का हो। सेम साइज तो ऑब्वियसली पता है हमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा रेस, तब जाकर सेम साइज का बनेगा। जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है उसका सेम साइज का इमेज बनता है। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट आ रहा है हमको हमारे पास। कन्वर्जेंट मतलब कि कुछ इस टाइप का बीम ऑफ लाइट होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब जाते हुए लगना चाहिए कि वो मतलब मिल जाएगा कहीं पे जाके। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और कन्वर्जेंट रे का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर हम इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, कन्वर्जेंट मतलब कि भाई ये बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से बिल्कुल ये लगना चाहिए कि ये जाकर आगे कहीं मिल जाएगा। कन्वर्जेंट रे होता है ये, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा। और बोला जा रहा है कन्वर्ज टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो ये लगना चाहिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे ये कन्वर्ज करेगा फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इमेज इज इन्वर्टेड एंड सेम साइज। बिल्कुल, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो हुआ, क्योंकि बोल रहा है कि फिर वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनता है और सेम साइज का बन जाता है। तो ऑब्वियसली और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से हमको बाहर रेज भी जाते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज उसके तरफ आता है वैसे ही उसके तरफ लौट जाता है। तो ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जो पोल से है इसका डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सिंपल। तो ये आंसर हो गया, है ना बच्चों। एक और सवाल काफ़ी आसान सा बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें, सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्सिस, ओके, सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस, बिल्कुल एरियल मैग्निफिकेशन टाइप का लग रहा है। एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड इमेज ऑफ द वायर, ऑब्वियसली वही हमको लग रहा है, लग तो वही रहा है। कॉनकेव मिरर एक बना लेते हैं भाई। इस कॉनकेव मिरर का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर है, और इसको 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है, मतलब कि इधर होगा कहीं। और ये एक स्क्वायर लूप है, इस टाइप का है, परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लूप है, तो 3 का इसका एरिया साइड लेंथ होगा। और आपको प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस, ठीक है, ठीक। अब आप इसको बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि लग रहा है कि उसी का सवाल है। एरियल मैग्निफिकेशन हमने आपको बताया था, जो कि आ रहा था एम स्क्वायर, लेटरल मैग्निफिकेशन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आप बता सकते हैं, 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इमेज हमको निकालना है, एरिया क्लोज बाय द इमेज। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल हमको लग रहा है, क्योंकि आपको मैग्नीफिकेशन
भी बताना है, तो इसके लिए आप ये चीज़ बता सकते हैं कि फोकस कितना होगा। ये 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इसका दूरी यहाँ से इसका दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको अगर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद है, एफ अपॉन एफ माइनस यू, इसका यूज कर लीजिए। तो 10 माइनस का 10 डिवाइडेड माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 25, तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन 9। ये 9 कट गया, तो एरिया ऑफ इमेज हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिंपल सी तो बात है बच्चों, यही आंसर हो गया, है ना। सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे अगला सवाल आपको बोला जा रहा है कि कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया है 100 सेंटीमीटर का, ऑब्टेन एन इमेज ऑफ सन। अच्छा, इमेज ऑफ सन, ये तो स्टैंडर्ड सवाल सब लोग कराते हैं। विथ सबटेंड एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये तो बोलना चाहिए कहाँ कर रहा है भाई, बोला भी नहीं है। एट पोल बोल रहा था, एट पोल ऑफ मिरर, ठीक है, मिरर के पोल पे बना रहा है ऐसा। डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन विल बी, मतलब कि अगर कॉनकेव मिरर है इस टाइप से बच्चों, और बोला जा रहा है कि सन का इमेज बनाना है भाई। सन से आने वाली रेस तो पैरेलली होते हैं, तो पैराक्सियल रेस के लिए फिर वो फोकस पे कोइंसाइड करता है, तो ऑब्वियसली इसका जो इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा, लेकिन हमें उसका डायमीटर बताना है। तो मान लेते हैं कुछ ऐसे रेज आ रही होगी, ऐसे करके इधर गई होगी, कुछ यहाँ से भी रेज आ रही होगी, ठीक है, ऐसे आ रही होगी तो ऐसे चली गई होगी, ऐसे गई होगी तो ऐसे आई होगी, तो कुछ इसका इमेज कुछ इधर फोकस पे ही बनेगा, ये तो कंफर्म है। मान लेते हैं कि ऐसा बन गया, इसका ये डायमीटर डी होगा, ये इमेज है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा पे आया होगा 30, ये क्या है, डैश बोला है, डैश मतलब मिनट होता है, मिनट को डिग्री में बदलने आता है ना बच्चों, डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री में कैसे बदलते हैं, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, आई थिंक याद आ गया क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो ये डिग्री में आ जाता है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसे करते हैं ना, तो उसी तरीक़ा से ही करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 30 मिनट में होता है 0.5 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 डिग्री बन रहा है, 0.5 डिग्री बन रहा है। तो आपको पता होगा अगर ये कोई आर्क ऐसा बन रहा है, आर्क बन रहा है इस टाइप का, तो ये दूरी कितना होता है, ये दूरी जो होता है आर थीटा होता है। तो डी बराबर आर मतलब कि फोकस का लेंथ जो कि 100 सेंटीमीटर है इंटू थीटा, थीटा कितना है 0.5 डिग्री है, तो 100 इंटू डिग्री को अब रेडियन में बदलना होगा। तो रेडियन में कैसे बदलते हैं बच्चों, 0.5 वही तरीका होता है ना, डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका कैसे करते हैं, π/180 लिख देते हैं, या 2π/360 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, आई थिंक। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको, नीचे 10 हो जाएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 0 यहाँ से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 5 बार में, 5π डिवाइडेड बाई 18 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, बच दिया 15.314 गुने 5 डिवाइडेड बाई 18, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 0.87 के आसपास आता है, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये ऐसा तरीका है भाई करने का, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ पे सन जो आ रहा है इसका इमेज तो फोकस पे बनेगा, ये सब चीज़ें पता है तो आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे बस आपको समझना होगा कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों काफ़ी आसान सा है, इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, इसमें बोला जा रहा है बच्चों 2 प्लेन्स है आर इंक्लाइंड एट ईच अदर, ये आर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट टू द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड मिरर, फाइनली रिफ्लेक्टेड टू द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। ओके, तो फिर एंगल बिटवीन द मिरर्स बताना है। बात ये है, बोला जा रहा है कि एक मिरर ऐसे है एक मिरर ऐसे है, मतलब कुछ इंक्लाइंड है एक दूसरे पे।
इंक्लाइंड है वो ठीक बात है, और बोला जा रहा है जो पहली रे आ रही है, मान लेते ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, जो पहली रेज ऑफ लाइट आ रही है वो दूसरे मिरर के पैरेलल है। ये पहली रेज ऑफ लाइट आ रही है दूसरे मिरर के पैरेलल है, ये फिर टकराएगा और टकराने के बाद फिर ये जाएगा, तो ये फिर पहले मिरर के पैरेलल है। बोल रहा है ये रेज इसके पैरेलल है, और जब टकरा के फाइनली जा रहा है तो फिर इसके पैरेलल है। अरे यार फिर तो आसान हो गया सवाल। ये एंगल थीटा है, इसी को एंगल बताना कितना होगा। फाइनली बात सिंपल हो गया ना, मैथ लगाइए बच्चों। ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है भाई, ये तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर से एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। दोनों एंगल जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पूरा 90 होता है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल कितना होगा, 90 पूरा होता है माइनस का 180 माइनस का 2 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 90 प्लस का 2 थीटा। तो ये दोनों एंगल पता चल गया, ये दोनों एंगल पता चल गया। अब आपको ये भी पता होगा कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है बच्चों, तो ये एंगल जो होता है ये एंगल होता है, ये भी पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर होता है अल्टरनेटिव एंगल से, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो भाई इस ट्रायंगल का सारे एंगल हमको पता चल गया, तो सारे एंगल को जोड़ दीजिए आप, 180 के बराबर आना चाहिए, इस आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2 टाइम्स आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ये एंगल आ जाएगा, माइनस का 90 प्लस का 2 थीटा, प्लस का 1 थीटा और है, तो सबका सम 180 डिग्री होगा। 180 कट गया, माइनस का 2 थीटा प्लस का 4 थीटा हो जाएगा ना, प्लस का थीटा बराबर 180। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 थीटा आ जाएगा ना, 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री बच्चों, है ना, 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप ये टिक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है यार, आया हुआ सवाल है, काफ़ी आसान से सवाल। ये भी सवाल पहले का ही है। कॉनकेव मिरर व्यूइंग फोकल लेंथ उसका इतना है, डिस्टेंस विच होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी द इमेज अपराइट एंड मैग्निफिकेशन ऑफ 5। ये 2019 का सवाल काफ़ी आसान सा है। बोला ये जा रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को अगर पास में हम लोग रख रहे हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा और बड़ा इमेज बनाएगा, ठीक है, और आपके फेस ही देखना है तो पास ही तो रखेंगे, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और उसका फोकल लेंथ आपको दे दिया है आपको 0.4 मीटर का, तो मैग्निफिकेशन भी दे ही दिया है आपको 5 का। अब आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस पे आपको रखना होगा, आपको अपने फेस से उस मिरर को, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। फोकस से तो इधर ही रखेंगे क्योंकि वर्चुअल इमेज अपराइट इमेज बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ऐसे भी आंसर आप टिक कर सकते हैं कि फोकस से तो अंदर ही होगा, 0.4 से छोटा होना चाहिए, 0.4 से छोटा होना चाहिए, ये तो आंसर होगा नहीं, यही तीनों में से कोई होगा लेकिन 3 में भी कैसे करें उसके लिए यूज करना पड़ेगा फार्मूला का, यू का वैल्यू नहीं पता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, एफ अपॉन एफ माइनस का यू, मैग्निफिकेशन 5 है, आपको ये चीज़ पता ही होगा, एफ का माइनस का आता है ना, माइनस का 0.4 डिवाइडेड बाई माइनस का 0.4 माइनस का यू, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर हम माइनस को कॉमन ही ले लें, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 2 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ यू इक्वल टू माइनस का 0.4, तो 5 टाइम्स ऑफ यू का वैल्यू हो जाएगा, इधर घटा देंगे तो 1.6 आ जाएगा बच्चों, तो यू का वैल्यू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 5, तो यू का वैल्यू लगभग 0.32 के आसपास आएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। तो काफ़ी आसान है बच्चों, कर सकते हैं, फार्मूला ही लगाना होता है यार। यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ देख लिया तो अब आपको कुछ और ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।